हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है जीके बैंक में। आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी के अध्याय 1 के फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। मैं एज अ स्टोरी फॉर्म में इसको आपको बताते चलूँगी और आप इसे ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपको खुद ही सब याद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसके एक एक लाइन को भी पढ़ेंगे। इसके पीछे कारण ये है, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन दी जाती है एग्ज़ाम्स में, तो हम एक भी लाइन छोड़ नहीं सकते। हर लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति का क्या सीन था। 14 जुलाई 1789 की बात है। पेरिस में आतंक का माहौल छाया हुआ था। जो सम्राट है, ऐसी अफवाह थी कि सम्राट ने सेना को आदेश दिया है शहर में घुस जाओ और लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दो। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए। उन्होंने जन सेना का गठन किया। सब लोग इकट्ठा हुए, मतलब एक सेना के टाइप में उन्होंने एक गठन बना लिया और हथियारों की खोज में जितने भी सरकारी भवन थे उनमें वो ज़बरदस्ती घुस गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस के नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। कहाँ पे पूर्वी भाग में था? वहाँ पे बेस्टाइल प्रिजन यानी कि बास्तिल की जेल थी। तो बास्तिल की जेल जो है वो राजा है उसका उसकी ये समझ लो उसकी दमनकारी जो नीतियाँ थी ना, उसका एक प्रतीक थी कि ऐसा माना जाता था कि ये जो राजा है, शासक है, ये वहाँ के जितने भी कैदी हैं उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार वगैरह करता था। तो सबसे पहले लोगों ने उसी पे धावा बोला। उनको ये था कि उसमें बहुत ज़्यादा गोला बारूद मिलने वाला है। तो सोचो, इतनी बड़ी जेल है, इतने लोग हैं, धावा बोल रहे हैं, तो और वहाँ से कैदियों को आज़ाद करवा लिया उन्होंने ध्वंस करके उस जेल को। तो कितने कैदी उन्होंने छुड़वाए होंगे? मात्र 7 कैदी थे उस जेल में। पर कहीं ना कहीं वो राजा की शक्तियों का प्रतीक था, इसलिए उसको ढहा दिया गया और जो भी गोला बारूद वगैरह उसमें मिला उसको ले लिया गया। तो उसको एक घृणा का केंद्र थी ना वो बेस्टाइल के लोगों के लिए, बेस्टाइल की जेल, इसलिए। और जो उसके अवशेष थे ना, उनको बाज़ार में बेच दिया गया। और किन लोगों को बेचा गया? जो उस ध्वंस को बतौर मेमोरी, स्मृति के लिए संजोना चाहते थे, उनको ये दे दिया गया। तो कब की बात हो रही है? ये सारी 14 जुलाई 1789 की बात चल रही है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हो रहे थे। अधिकांश जनता जो है पाव रोटी यानी कि डबल रोटी या ब्रेड, उसकी कीमतें ना बहुत बढ़ गई थी, तो उसके विरोध में लगे हुए थे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग छुटपुट चीज़ें हो ही रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की एक ऐसी शुरुआती कड़ी के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दी जाने में हुई। लास्ट में आप देखेंगे कि जो ये फ्रांस का राजा और रानी है, इन दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। ये है किस तरीके से ये बास्तिल की जेल को ढा रहे हैं लोग। अब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ। वो जो समाज था ना, वो 3 भागों में विभाजित था। उसको बोलते थे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट एंड तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था जो चर्चों से संबंधित थे सीधे रूप से। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता था, जैसे अब के हमारे अंबानी और अडानी नहीं है, उसी टाइप में उसका जो अमीर लोग थे, सारे बड़े बड़े लोग। और तृतीय स्टेट में क्या थे? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। तो यही था पिछले टाइम पे। पहले भी कुलीन वर्ग यानी कि जो भी बहुत बड़े बड़े समृद्ध लोग थे ना, उनको कर नहीं देना पड़ता था, ना ही पात्र वर्ग को। अभी भी जैसे हैं अबानी और अंडानी, जितने भी अडानी और अंबानी हैं, इनको करों से मुक्ति मिली हुई है ना, तो ऐसा ही कुछ उस समय भी था। सन 1774 की बात है। 1774 में राजवंश की गद्दी पे बैठा कौन? लुई 16, जो बुर्बो राजवंश से संबंधित था, लुई 16। अब उसकी उम्र उस समय बस 20 साल थी। तो जब वो गद्दी पे बैठा ना,
तब तक राजकोष पूरा खाली हो चुका था। उसने वो आसीन हुआ और उसने देखा ये क्या है भाई, पूरा राजकोष तो खाली है, मैं राज्य को चलाऊं तो चलाऊं कैसे, और तो और ऊपर से कर्जा भी था। कर्जा क्यों था, बहुत सारे युद्ध हुए थे जिसमें अपना तो राजकोष खाली हो ही गया था फ्रांस का, और लोगों दूसरे देशों से जो उसने उधार ली थी। तो ये सीन था। अब ये तो तगड़ा संकट आ गया उसकी जान को, अब क्या करना है। अब महल की जो शानो शौकत है उसके ऊपर भी फिजूल खर्ची वो अलग से बोझ के रूप में उसके सामने थी। अब लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने, जब लुई 16 गद्दी पे बैठ गया था तो भी अभी देख लिया, फिर भी गड़बड़ तो फिर भी हो गई। क्या गड़बड़ की, फ्रांस ने अमेरिका के 17 उपनिवेशों को अमेरिका के जो 17 उपनिवेश थे उनका जो साझा दुश्मन था ब्रिटेन की बात हो रही है, तो ब्रिटेन के खिलाफ उसकी सहायता की थी। किसकी, अमेरिका की सहायता की थी। अब इसी के चलते इस युद्ध के चलते उस पर और भी 2 अरब लिब्रे का बोझ और पड़ गया उसके ऊपर। अब क्या हुआ देखो, सरकार 10% ब्याज की मांग करने लगे सरकार से, सब कर्ज बढ़ते देख के, जैसे होता ही है हमेशा। तो अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, कर्ज को चुकाने के लिए वो मजबूर हो गया था। अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन किस लिए फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए मजबूर हो गई। अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा वो कर्ज चुकाने में देती थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने करों में वृद्धि के लिए कुछ चीज़ें सोची, और कोई चारा भी तो नहीं था ना। ऐसा जब भी कुछ होता है तो क्या होता है, टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। सरकार के पास पैसा आता कहाँ से, टैक्सेस से आता है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी, पादरी वर्ग यानी कि प्रथम स्टेट तो टैक्स नहीं देता, द्वितीय स्टेट यानी कि कुलीन वर्ग भी टैक्स नहीं देता, तृतीय स्टेट यानी कि जनसाधारण ही टैक्स देते थे। तो सारा बोझ किस पे आन पड़ा, जनसाधारण यानी कि तीसरे स्टेट के लोगों पे आन पड़ा। अब क्या था देखते हैं। जो फ्रांसीसी समाज है वो वही ये बता रहे हैं कि मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। चित्र में आपको दिखा ही चुके हैं फ्रांसीसी समाज कैसे वर्गों में विभाजित था। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। केवल 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था, और प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार तो यही था, करों से मुक्ति, उनको कर ही नहीं देने थे। तो कुलीन वर्ग को कुछ समय सामंती विशेषाधिकार शामिल थे, कुछ अन्य और विशेषाधिकार थे। वे किसानों से सामंती कर वसूलते थे, और किसान अपने स्वामी की सेवा में उसके घर में, खेतों में भी काम करता था, सैन्य सेवाएं भी देता था, और सड़क वगैरह जब बनती थी तो उसमें भी वो काम करवाते थे। अब देखो उस समय ना 2 प्रकार के टैक्स मुख्यतः वसूल किए जाते थे, एक का नाम था टाइथ और एक का नाम था टाई। तो जो टाइथ है वो धार्मिक कर था, पादरी लोगों को दिया जाता था, वो कर चर्च वसूल करते थे। और जो टाइल था वो एक प्रत्यक्ष कर था जो वो राजा को देते थे। तो इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर जैसे नमक, तंबाकू जैसी रोज़ाना की जो भी छुटपुट चीज़ें थी उन सब पे भी कर लगता था। तो ऐसा था। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड यूज़ हुए हैं जिनके बारे में इधर दी गई एक शब्दावली, जैसे लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी जो 1794 में समाप्त हो गई। और स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी।
पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। टाइथ चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, और यह जो टाइथ था यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। तो देखते हैं कहानी आगे बढ़ती है। ये दिखा रहे हैं कि किस तरह कर वसूला जाता था और जो इनको ज़्यादा मिलता है वो कैसे और चीज़ों की ऐसे डिमांड में लगे रहते हैं। कुछ इस तरीके की बात है। जीविका संकट, नए शब्द पढ़ लेते हैं जो आगे आएंगे। ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे। अनाम, जिसका नाम मालूम ना हो। अब जीने का संघर्ष पढ़ते हैं। देखो, फ्रांस की जो जनसंख्या है वो 1715 की बात करें तो 2.3 करोड़ थी, और 1789 की बात करें तो बढ़ के 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम तो अनाज उत्पादन की तुलना में उनकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी ऑफकोर्स। ज़्यादातर लोग जो है ना वो क्या खाते थे, पाव रोटी खाते थे। पाव रोटी की कीमत जो है वो बढ़ रही थी। अधिकतर जो कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। महंगाई तो बढ़ रही थी पर मजदूरी उतनी थी। अब जो अमीर और गरीब है उनके बीच की जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ गई। और गड़बड़ तो ये हो गई, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, ओले पड़ गए, जिससे कृषि खराब हो गई ना। जितनी भी खेती की हुई थी उस समय, प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र में जो फ्रांस है ना उसमें काफ़ी आम थी, मतलब होती ही रहती थी। जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है वो एक तरीके से टेबल के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है। देखो, अब इसी बीच ना एक और नया वर्ग उभरा, मध्यम वर्ग, जो था तीसरे स्टेट में ही इसकी काउंटिंग होती थी। अब ये क्या था, मध्यम वर्ग जो लोग थे ना वो पढ़े लिखे लोग थे और जागरूक लोग बन गए उसमें। तो क्या हुआ, वो शिक्षित और समृद्ध होकर जो ऐसे शिक्षित और समृद्ध लोगों के संपर्क में आ गए और उनका जो दिमाग के बंद ताले हैं वो खुल गए। उनके सोचने समझने का नज़रिया चेंज हो गया। अब वो समझने लगे कि ये जो हो रहा है ये गलत है, कि जन्म से जो विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का विरोध वो करते थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्री व्यापार और ऊनी व रेशम वस्त्रों को देखा कि इसमें व्यापार बहुत सही तरीके से हम कर सकते हैं, और उसी से उन्होंने धन अर्जित किया। ऊनी और रेशमी कपड़े जो हैं वो या तो निर्यात किए जाते थे दूसरे देशों में, या फिर फ्रांस के जो समृद्ध लोग हैं वो इनको पहनते थे। तो ऐसे इन सब के ज़रिए इन्होंने धन जुटाया। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक रूसो, उसका पूरा नाम था, अपने जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। लॉक ने राजा के दैव्य निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने ऐसे विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। मॉन्टेस्क्यू ही है जो शक्ति विकेंद्रीकरण की बात करते हैं सबसे पहले। तो उन्होंने कहा कि सारी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी ही नहीं चाहिए, इसको बांटो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित किया था तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी।
फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उनमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो क्या ये जो बुक्स है ना, बुक्स जो होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, वार्तालाप होती हैं, अफवाहें होती हैं, इन सब का बहुत गहरी छाप पड़ती है समाज पे। आप देखेंगे कैसे कैसे इन सब ने अपने अपना रोल प्ले किया। दार्शनिकों के इन विचारों पर जो कॉफ़ी हाउसेस व सैलून थे, जैसे अभी भी होता है चाय की टपरियाँ, सैलून, जहाँ पर भी ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे क्या करने लगे, बहस, है ना, वाद विवाद चलने लगे। लोग अपने विचार रख रहे हैं अपने तरीके से। बुक्स और अखबारों को पढ़ा जा रहा है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जा रहा है, ताकि अनपढ़ लोग भी समझ पाएँ कि हो क्या रहा है। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा कि अच्छा जी, अब कर बढ़ाए जाएंगे, वो भी हम ही देंगे, ये लोग तो देंगे ही नहीं, इन लोगों को तो जन्म से अधिकार प्राप्त है। पहले और दूसरे स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये कि इन्होंने एक वृतांत लिखा हुआ है, इसमें मैं बता देती हूँ क्या है कि ये 1793 में अपने मित्र को एक पत्र लिख रहा है, जो है क्या क्रांतिकारी राजनीति सक्रिय होने वाले, जिसका नाम है जॉर्ज डांटन। ये बता रहा है कि मैं पेरिस में आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का मौका मिला। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब मैं व्यवसाय की तलाश में हूँ। तो ये था। अब इसमें ये बताना चाह रहा है, व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन हमारी प्रतिभा जो है उसको इस्तेमाल करने का कोई अवसर नहीं दिया है। ऐसे ही लोग हैं जो हिंसा करते हैं आगे जाके। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। आर्थर यंग नाम का एक अंग्रेज़ था, उसने सन 1787 से 1789 की बात है के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा में का एक वृतांत लिख दिया, जिसके अंदर बताया उन्होंने दास प्रथा के बारे में कि दासों का कितना बुरा हाल था। दासों की स्थिति बहुत ख़राब थी। जो दास रखते थे वो दासों की जो दर्द की कराह है उसको सुनकर आनंदित हुआ करते थे। अब क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, पहले इनको आप देख लो, नोट डाउन कर लेना। ये तिथियां एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। पहला है कि 1774 में क्या हुआ था, जो लुई 16 है वो फ्रांस का राजा बना। सरकारी खजाना खाली हो चुका और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था, हमने पढ़ा। 1789 में स्टेट जनरल का आह्वान, तृतीय स्टेट में असेंबली का गठन करा, बास्तील पर हमला और देहात में किसानों का विद्रोह। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 से 93 फ्रांस गणराज्य बनता है और सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। और जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। फिर 1804 में नेपोलियन सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। और 1815 में वोटरलू में नेपोलियन की हार होती है। 5 मई, इसमें एक डेट नहीं लिखी है, इसको भी जोड़ लेना, 5 मई 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया। अब वो कर तो बढ़ाना चाहता था, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, लुई 16 की। वो कर बढ़ाना चाहता था, लेकिन कर ऐसे ही नहीं बढ़ जाता था। पुराने राजतंत्र के हिसाब से कर बढ़ाने के लिए पहले एक सभा बुलाई जाती थी, सभी लोगों की उस पर राय ली जाती थी, उसके बाद करों को बढ़ाया जाता था। तो अब हम देखते हैं कि अब उसने क्या किया। जो वर्साय था, वर्साय के महल को बहुत तगड़े तरीके से सजा धजा लिया था और वहाँ पे अब स्टेट जनरल मतलब सामान्य के सभी लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाकर बैठक बुलाई गई वहाँ पे। तो तीनों स्टेट के लोग शामिल हुए थे उसके अंदर। अब इसकी अंतिम बैठक देखो कब हुई थी, 1614 में। कितने समय पहले हुई थी और अब हो रही है सीधा बैठक। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए बैठक बुलाई थी। कब?
लास्ट बैठक हुई है 1614 में और अब बुला रहे हैं 1789 में, यानी कि इनके बीच करों में कोई चेंज ही नहीं हुआ था। इतने सालों बाद जाके वो चेंज कर रहा है। प्रथम और द्वितीय स्टेट से 300 प्रतिनिधि आए थे और तीसरे स्टेट में क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी तो 600 प्रतिनिधि आए थे। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि किस तरीके से कैसे इनमें असमानता दिखाई जाएगी। जो 300 लोग आए थे पहले दूसरे स्टेट से, इनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी, और जी तीसरे स्टेट के लोग आए थे ना, इनको पीछे खड़ा किया गया था। समझ रहे हैं आप? किसानों, औरतों और कारीगरों को तो सभा में आने का मौका ही नहीं था, वो आ ही नहीं सकते थे, वर्जित था, बंद था, रोक थी उस पर। फिर भी वो जो तीसरे स्टेट के जो लोग आए थे वो पढ़े लिखे थे और लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से बाकी लोगों की शिकायतें अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें पहले क्या था, स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। तो अब आप सोच सकते हैं, पहला और दूसरा वर्ग तो उनकी तो एक ही राय होगी, हमेशा जो अलग रह जाता है वो तीसरा वर्ग। लेकिन अब की बार तीसरे वर्ग के लोगों ने कहा जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको एक मत देने का अधिकार होना चाहिए, इसमें प्रत्येक सदस्य का एक मत हो। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी रूसो की एक पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के लोग जो हैं वो चले गए। उन्होंने कहा हम सभा में शामिल ही नहीं हो रहे, और जाके उन्होंने टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए वो लोग। 20 जून को ये वर्साय में ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, उसी में जमा हुए और वहाँ पे उन्होंने घोषणा कर दी, जब तक हम ये जो है ना सम्राट इसकी शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार कर नहीं लेते ना, जब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और इसका नेतृत्व कर रहा था मिराबियो और आबेसिए। मिराबियो जो है वो कुलीन परिवार में उसका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी वो पढ़ा लिखा था, सारी बातों को जानता था कि ये सब होना बहुत ज़रूरी है ना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण बहुत ज़रूरी है। और जो ये था आबेसिए, इसने क्या किया था, उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका जिसको पैम्पलेट कहते हैं वो तैयार किया था लोगों के बीच लाने के लिए। चलो अब हम आगे देखते हैं। ये है कैसे टेनिस कोर्ट में सब इकट्ठा हुए और वार्ता चल रही है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी ना, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, है ना, फसल पे मार पड़ी थी, पाव रोटी की कीमत बढ़ रही थी, तो लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, विरोध में थे। लेकिन इस बीच क्या किया, जो बेकरी वाले थे ना वो बहुत तेज़ निकले, वो जमाखोरी करने लग गए। तो जमाखोरी करके और ज़्यादा दामों पे बेच रहे, तो भाई भीड़ तो गुस्साएगी ना, भीड़ों ने भी दुकानों पे धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। भीड़ में वैसे ही क्रोध था और 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे निस्तो नाबूद उसने कर दिया, क्योंकि वो भी अफवाह फैली हुई थी ना कि गोलियां चलवाने वाला है राजा सब पे। देहाती इलाकों में गांव में ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े के लठैतों और लुटेरों को बुलाया। एक और नई अफवाह जो पकी फसलों को तबाह कर देंगे। कई जिलों में ये आतंक छा गया कि भैया अब तो हमारी फसल होने वाली है ख़राब, अब इसे हमें बचाना पड़ेगा। तो जो उनके हाथ में आया, आरी, कुल्हाड़ी, कुदाल, बेलचे, जो समझ में आया उठा के चल पड़ेगा। क्या क्या उन्होंने जाके जितने भी भंडार गृह थे सब लूट लाट लिए, और जो ये कर संबंधी दस्तावेज थे ना, मेरा मतलब है लगान संबंधी दस्तावेज, इन सबको जला जुलू दिया उठा के। तो बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में, ये जो कुलीन वर्ग था ना, अब ये भागने लगा, भाई ये क्या हो गया इनको, इनमें कौन सी आत्मा आ गई इनके अंदर, ये पूरी तरीके से भड़क गए, डर के मारे वो तो चले भाग खड़े हुए। वो कोई कहीं जाकर टिक रहा, कोई कहीं जाकर टिक रहा है, तो कहीं जाके शरण ली। फिर उन्होंने अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने, अब वो लुई 16 को समझ में आ गया भाई
अगर ये अपनी पे आए तो मेरे को भी अपनी पतलून पकड़नी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता, नेशनल असेंबली, उन लोगों ने टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया था। वो कह रहे थे फ्रांस के प्रवक्ता हम ही हैं। तो अब ये चीज़ लुई 16 ने भी कह दिया, ठीक है जी आप हो नेशनल असेंबली। लेकिन बहुत सीधा नहीं है ये, बहुत तेज है ये। आगे देखना क्या किया इसने। अब संविधान का अंकुश होगा। चलो जी, 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो व कर्तव्य बंधनों, मतलब उन्होंने क्या करा मैं बताता हूँ इन शॉर्ट। उन्होंने ना ये जितने विशेष अधिकार है सब समाप्त कर दिए। बोल दिया भाई चर्च हो, मतलब पादरी वर्ग हो या कुलीन वर्ग हो, कोई भी हो, सबको देना पड़ेगा कर। अब इससे 20 लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। देखा, एक निर्णय से क्या काम हो गया। अब नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। सम्राट की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, 3 ग्रुप्स में बांट दिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। एक का काम न्याय करना, एक का काम कानून बनाना, दूसरे का काम कानून को लागू करना। अच्छा, 2 वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं, चलो हम इसमें बताते हैं। जो सक्रिय वर्ग किनको कहा गया, सक्रिय नागरिक जो वोट देंगे, निष्क्रिय नागरिक जो वोट नहीं देंगे। अब 2.8 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 40 लाख लोग ही वोट दे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं वो भी सुनिए। मतलब कमी तो अभी भी है लेकिन बेटर, पहले से बेटर है ना। तो मताधिकार जो है वो लगभग 30 लाख पुरुष, महिला व बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। इसका पीछे कारण ये था, इसके अनुसार भी अभी भी संपत्ति के आधार पर तो विभाजन था ही था। अभी भी मताधिकार केवल वही लोग दे सकते थे जो लगभग अपने 3 दिन की कमाई करों के रूप में देते हों। तो 1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनता था। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष ही मतदान दे सकते थे जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी ऐसा कर के रूप में देते हों, वरना नहीं दे सकते। संविधान में पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। संविधान समझ रहे हो, पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र पुरुषों के लिए थे अधिकार, महिलाओं के लिए नहीं थे। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार, नैसर्गिक अहर्णीय थे ये अधिकार। मतलब ऐसे अधिकार जिन पर रोक नहीं लगाई जा सकती किसी भी सिचुएशन में, जिसे छीना नहीं जा सकता, ऐसे अधिकार। हाँ, अब देखते हैं। देखो, राजनीतिक प्रतीकों के मायने थे कुछ। ये जैसे टूटी हुई जंजीर था ना, जंजीरों से दासों को बांधा जाता था, तो दास उन्मूलन का प्रतीक था ये। छड़ों की बंशीदार गट्ठर मतलब एकता का प्रतीक था। जैसे होता है ना, एक स्टिक होगी तो उसको तोड़ना आसान है, सब इकट्ठा होके करेंगे, तो ऐसे ही सबने इकट्ठा होके क्रांति की। फिर त्रिभुज में एक रोशनी में आँख जो नज़र आ रही है, वो सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप समानता का प्रतीक है। जैसे कि बोलता है ना, अंगूठी का कोई छोर नहीं होता। अच्छा, लाल टोपी क्या हुआ ना, दासी प्रथा, दास राजतंत्र का अंत हुआ, कुछ दास स्वतंत्र हुए, वो लाल टोपी पहनते थे दिखाने के लिए कि भैया हम तो स्वतंत्र दास हैं। नीला सफ़ेद लाल रंग, नीला सफ़ेद और लाल वो ना फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप, ये पंखों की बात हो रही है। अच्छा, विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं, ये सब प्रतीक थे। चलिए जी, अब हम यहाँ आते हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणराज्य की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन क्या
आसपास के जो राजा थे ना, उनसे चुपचाप बातचीत कर रहा था वो, और बोल रहा था कि देखो भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, हमारी मदद करो। तो अब उन्होंने भी ठीक है जी, 1789 में गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए शासकों ने अपनी सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस पे अमल होता, सिर्फ योजना ही तो बनाई थी, अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लो, ये क्या हो गया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती हुए लोग सेना में भर्ती हुए। बहुत उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के तराने गूंज रहे थे, कविताएं चल रही थी। कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्शिले भी था। यह गीत पहली बार मार्शलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्शिले हो गया, जो अब भी फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। जैसे हमारा जन गण मन है, उनका मार्शिले है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति हुई, आर्थिक कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ी। देखो, युद्ध होंगे तो ये सब तो होना ही होना है। पुरुषों ने मोर्चा संभाल रखा था, तो सारी जिम्मेदारी महिलाओं पे आई हुई थी। सारा घर का काम सब महिलाएं संभाल रही थी, घर का भी और बाहर का भी। क्योंकि 1791 में 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डा जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। और क्योंकि अब देखो अब क्या हुआ, देश की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को समझ में आने लग गई ये बात कि भैया देखो, राजतंत्र तो हो गया ख़त्म, लेकिन अभी भी कमी तो है ना। सारे अधिकार तो सब अमीरों को मिले हुए हैं, हम लोगों का तो कोई रोल ही नहीं है। तो इसमें से जैकोबिन या फिर से वही टपरियों पे, मतलब टपरी कह रही हूँ सॉरी, कॉफ़ी क्लबों में, सैलूनों में, सब जगह फिर से वही गर्मा गर्मी बहस स्टार्ट हो गई इस मुद्दे को लेके। तो क्या हुआ, इसमें से अब जैकोबिन जो क्लब है वो सबसे सफल रहा, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम से पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। ठीक है, वो भी तो अपने अधिकारों की मांग करेंगी, क्योंकि उनको भी तो कोई अधिकार नहीं मिले। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले लोग, नौकर, दिहाड़ी के मजदूर थे। उनका नेता मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि जो ये अमीर लोग थे ना, ये घुटनों तक कपड़े पहनते थे, ये अपने आप को उनसे अलग दिखाएं। अब कॉन्वेंट नया वर्ड आया था, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। अब इसलिए जैकोबिन को कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला। कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, केवल पुरुष पहनते थे। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। अब 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षक जितने भी थे सबको मार डाला, खुद राजा को भी बंधक बना लिया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया। नए चुनाव कराए गए। अब थोड़ा मामला बराबरी का आया, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत, वही फिर से थोड़ा बेटर हो गया, उससे और बेटर। 21 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले सभी व्यक्ति, अब सभी पुरुष वोट दे सकते हैं, चाहे अमीर हो चाहे ना हो।
अब नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। अब इस असेंबली को नाम दे दिया कन्वेंशन का। 21 सितंबर 1792 को उसने राजतंत्र का अंत कर दिया, राजतंत्र हो गया ख़त्म। फ्रांस को एक नए गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप होता है जिसमें जो भी सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई, क्योंकि पता चल गया ना ये देश के विरुद्ध दूसरे देशों से कुप्सुप लगा हुआ है, भैया चलो विद्रोह करेंगे और युद्ध करेंगे और ये वो, ठीक है, लो भैया मौत की सज़ा। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई और जल्द ही रानी एंतोइनेट को भी वही सजा हुई। ऑस्ट्रेलिया की जो बच्ची थी राजकुमारी जिसकी शादी हुई थी इससे। अब देखते हैं कि क्या हुआ। आतंक राज सन 1793 से 94 की बात है के काल में आतंक का युद्ध कहा जाता है इसको। अब देखो भाई जो ये ठीक है कि सब पुरुषों को सब मिल गया है, मतलब अधिकार मिल गया है, लेकिन जो ये रोबेस्पियर था ना जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था वो भी कुछ खास बहुत भला आदमी नहीं था। आप सोचें इतना क्रूर था वो। उसने क्या बोला कि जो भी उसके विरुद्ध मतलब सरकार उसकी नीतियों के विरुद्ध या किसी भी चीज़ के विरुद्ध बोलेगा वो गणतंत्र का शत्रु होगा। कुलीन एवं पादरी व अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके उसने जेल में डाल दिया, ठीक है। और जो भी उसका विरोध करता था उसका सर कलम करवा देता था, वो गिलोटीन पे सर रखे। गिलोटीन दो स्तंभों के ऊपर नीचे वो लगा होता था आरा और आरी टाइप का, और बीच में सिर रख के और ऐसे उनको छोड़ दिया जाता था और सिर धड़ से अलग हो जाता था। इस तरीके से वो करता था। किसी को भी जो भी उसके खिलाफ बोलता था कि उसको वो गणतंत्र का दुश्मन मानता था और सबको मतलब आओ भाई और रखा मुंडी और अलग। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी व कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। अब गोश्त व पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे का इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और सभी नागरिकों को साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर एवं मदाम के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों को सितोयन और महिलाओं को सितोयिन के नाम से जाना जाएगा। और चर्चों को बंद करा दिया गया और वो जितने भी भवन थे ना उसको दफ्तर वगैरह बना लिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी अब त्राही करने लग गए। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालयों द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसको भी गिलोटीन पे चढ़ा दिया गया। चढ़ा के सर उसका गिलोटीन पे और धड़ से अलग कर दिया गया है उसका सर। अब डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्य वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा होने लगा। अब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता और सैनिक तानाशाही नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त करने लगी। कुल मिलाकर उनसे सब चीज़ें संभल ही नहीं रही थी। अब क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। आप देखेंगे सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत कानून के समक्ष समानता, बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने।
इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीति आंदोलनों को भी प्रेरित किया। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तो जी हाँ, महिलाओं ने अलग से अपने लिए क्रांति की। महिलाओं ने शुरू में ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से अपना किरदार निभाया था। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई करती थी, कपड़े बुनती थी, कपड़े धोती थी, बाजारों में फल सब्जियां बेचती थी, घरेलू काम करती थी, वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियों व तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, है ना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देख रेख करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन। उनकी एक प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। तो महिलाओं ने ऐसे बहुत सारे जो है वो किए, विरोध प्रदर्शन किए, सब किए, और फिर लास्ट में जाके उनको सन 1946 में मताधिकार प्राप्त हुआ। इन सब के बीच में आप देखेंगे कि कैसे कैसे वो विरोध कर रही हैं सब चीज़ों का। देख रहे हो 1700 की बात, 1700 कुछ की बात चली, और कहाँ जाके उनको अधिकार मिले हैं? 1946 में जाके अधिकार मिले हैं महिलाओं को मताधिकार। दास प्रथा का उन्मूलन। वैसे तो दास प्रथा ख़त्म कर दी गई थी, जैसे कहते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन के शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारकों में से एक था। जैकोबिन ने सबसे पहले ये दास प्रथा ही ख़त्म की थी, लेकिन जो नेपोलियन बोनापार्ट है 10 वर्ष बाद आके उसने फिर से दास प्रथा को शुरू कर दिया। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों का विरोध के भय से वो नेशनल असेंबली कोई कानून नहीं पारित कर रही थी। लेकिन लास्ट में 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया था। ये कानून छोटी अवधि के लिए था, जैसे मैंने बताया, और 10 वर्ष बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से दास प्रथा शुरू कर दी थी। अंत में 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। अच्छा, अफ्रीका दास, वैसे भी हम सुनते, पैसे भी पढ़ा होगा, अफ्रीका के दासों को लाया जाता था। तो अफ्रीकी निगरो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी बोनापार्ट के टाइम पे। निगरो जो है वो क्या है, वो वर्ड देखो। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, ये अपमानजनक शब्द है जिसका यूज़ अब नहीं करते। क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी में फ़र्क तो हमें पता ही है। क्रांति होगी तो माहौल एकदम गर्मा गर्मी का चलता रहेगा और सामान्य जीवन में सब शांति से रहेगा। और वही बात है कि इसमें साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरीके से अफवाहें जो हैं, किताबें जो हैं, और ये बातें जो हैं, ये सब चीज़ें कितना रोल प्ले करती हैं क्रांति में। नेपोलियन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो राजगद्दी पे बैठता है, खुद को सम्राट घोषित करता है।
और आसपास के क्षेत्रों में वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, बहुत ज़्यादा जगहों को जीत भी लेता है। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई और 1815 में जाके वाटरलू में उसकी हार हो जाती है। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। मृत्यु उसकी हुई है, मैंने बता दी थी आपको, 1821 में, 5 मई 1821 में। तो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे और ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैल गए। तो जो समानता, स्वतंत्रता, ये जो नारे हैं, ये सब बातें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? फ्रांस की क्रांति से। उम्मीद है आपको सारी बातें मैं जो समझा सकती थी, जिस तरीके से मैंने अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है, और आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, ये राजा राम मोहन राय जो है, इन विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। तो 2 नाम आते हैं सामने, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, जो इनसे प्रभावित हुए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली कहानी और अगला चैप्टर अगली वीडियो में लाएंगे। वो तभी लाएंगे जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके जी, थैंक यू एंड बाय।